Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the remaining part of adverb. Let's start. हम आ गए लाइट बोर्ड पे and as I've already told you, today we are going to discuss in this first chunk quasi-negative adverb. Negative adverbs. Now what are quasi-negative adverbs? I've already told you that quasi means semi or half. So these adverbs do not absolutely negate something, but they suggest that it is almost nothing. ठीक है, तकरीबन उसको negate कर देते हैं लेकिन completely negate नहीं करते. अब ये quasi negative adverbs कौन से हैं हम लिख लेते हैं. Scarcely, hardly, barely, just, seldom, rarely, not only, never ever, never, neither, etc. So ये सारे जितने भी adverbs हैं they are called quasi negative adverbs. Reason इसकी क्या है, only just भी इसी में ऐड कर लेते हैं. अब यहाँ इनको quasi negative adverbs कहने की वजह क्या है, because they do not completely negate something, but इसका मतलब almost यही होता है कि तकरीबन ना होने के बराबर ही है. अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, I could hardly believe that he had cheated on me. Now, अब आप ये नहीं कह रहे कि मुझे बिल्कुल ही यकीन नहीं है. आप ये कह रहे हो कि I could hardly believe, मुश्किल इस बात का यकीन हो रहा था कि उसने मेरे साथ धोखा किया, क्योंकि आपको तो ये लग रहा होता है कि मेरे वाला सबसे अलग है, लेकिन सबसे अलग नहीं होता, चूना लग जाता है इसी में. तो फिर आप कह रहे होते हो I could hardly believe, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, मुश्किल मैंने इस बात का यकीन किया कि उसने मेरे साथ चीटिंग किया, उसने मेरे साथ धोखा किया. So why this is called quasi negative? Now it is I think clear कि क्यों हम इसको quasi negative adverb कहते हैं, कि complete negation नहीं है but almost negation ही है. अब quasi negative adverbs तीन तरह से इस्तेमाल होता है. बेसिक इसकी दो यूजेज हैं और फिर उसमें से एक कैटेगरी को हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं आगे. ना quasi negative adverbs can be used in two different scenarios. Number one तो ये होंगे can be used at the start of a sentence. एक तो ये सिनेरियो होगा कि ये सेंटेंस के क्या होंगे, बिल्कुल स्टार्ट में आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे. सेकेंडली
they can be used in the मिडल ऑफ सेंटेंस। या तो ये स्टार्ट में इस्तेमाल होंगे या हम क्या करेंगे, हम इसको मिड में इस्तेमाल करेंगे। अगर ये स्टार्ट में इस्तेमाल हो रहे हैं तो फिर बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, इफ दैट इज द केस तो क्या होगा, quasi negative adverbs will be followed by inversions। अब इन्वर्जन्स क्या हैं कि हम उनको क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देते हैं। और इन्वर्जन बनाने का बेहतरीन तरीका क्या है कि वी जनरली प्लेस helping verb after these adverbs। इन adverbs के फौरन बाद हम क्या कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब आपको पता है स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस कब आता है, जब हमने क्वेश्चन करना हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने करना हो, तो तब हम हेल्पिंग वर्ब बाहर लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं आर यू गोइंग अब्रॉड, तो आर हम कब लगा रहे हैं, व्हेन वी वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं कि इनके फौरन बाद क्या करते हैं, इन्वर्जन वाला स्टाइल फॉलो करते हैं, इनके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। एग्जाम्पल देख लें, आपका है नेवर एवर, ऑप्शन अल्फा, नेवर एवर I shall set myself up for a doctor। और बीटा ऑप्शन होगी never ever shall I set myself up for a doctor। अब अपेरेंटली ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो नहीं है, तो अगर हेल्पिंग वर्ब ये क्वेश्चन नेगेटिव एडवर्ब ना लगाओ तो फिर तो हमारी ऑप्शन ए करेक्ट होनी चाहिए। बट अब आपको पता है कि एट द स्टार्ट क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन नेगेटिव एडवर्ब लगा हुआ है। तो अब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको नहीं लेके जाना, इसको किस स्टाइल में लेके जाना है, इंट्रोगेटिव स्टाइल में। इसको हम इन्वर्जन कहते हैं। नेवर एवर शैल आई सेट माई सेल्फ अप फॉर अ डॉक्टर। ठीक है, अब यहाँ आप इसको क्या करोगे, इन्वर्जन यूज करेंगे, इसको हम क्या लेके जाएंगे, पहले लेके जाएंगे। एक और एग्जाम्पल करते हैं, no sooner he left the house than it started raining। और बीटा ऑप्शन आपके पास आती है no sooner did he leave the house
than अब ये तो बेसिकली तो इन्फॉर्मेशन है ना, इट्स नॉट अ क्वेश्चन। तो होना तो क्या चाहिए, नो सूनर ही लेफ्ट द हाउस, ये होना चाहिए कि अभी वो घर से निकला ही था कि बारिश शुरू होगी। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन, इट इज़ एन इन्फॉर्मेशन। तो ऑप्शन अल्फा करेक्ट होनी चाहिए। बट वी नो कि नो सूनर क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ क्वासी नेगेटिव एडवर्ब। तो क्वासी नेगेटिव एडवर्ब के फ़ौरन बाद हम क्या यूज़ करेंगे, इन्वर्जन यूज़ करेंगे। और इन्वर्जन का बेहतरीन तरीका क्या है, उसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। सो ये ज़रा देख लीजिएगा, ये डिफरेंट है थोड़ा सा, बिकॉज यू ऑलवेज फील कि यहाँ पर तो क्वेश्चन है ही नहीं, तो फिर हम इंट्रोगेटिव स्टाइल क्यों फॉलो कर रहे हैं। इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि इन सब के बाद क्या लगना है, अगर ये स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में या स्टार्ट ऑफ द क्लॉज में आ रहे हैं तो फिर इनके बाद क्या लगेगा, इनके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, जैसे आपकी वो एग्जांपल भी है गुड बाय मिस्टर चिप्स में कि when Mrs. Wickett came in with his cup of tea, she did not know whether he was laughing or crying, and neither did Chips himself. ठीक है, अब वो क्लॉज के स्टार्ट पे लगा हुआ है नीदर, तो वहाँ भी हम क्या कह रहे हैं, नीदर डिड चिप्स हिमसेल्फ हम कह रहे हैं। तो ये इसको ज़रा देख लीजिएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब जब मिड ऑफ द सेंटेंस की हम बात करते हैं तो मिड ऑफ द सेंटेंस में दो तरह की कंडीशंस हैं। एक तो ये मिड ऑफ द सेंटेंस में इस्तेमाल होगा विदाउट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बगैर इस्तेमाल होगा। अगर ये हेल्पिंग वर्ब के बगैर इस्तेमाल होगा, इफ दिस इज द केस, in this case quasi negative adverb will be placed before verb। ये क्या होगा, वर्ब से पहले इस्तेमाल होगा। जैसे मैं कहूँ, यहाँ एग्जाम्पल इसके लिख रहा हूँ आपके लिए, he hardly believed what he saw, कि जो कुछ उसने देखा उससे उस पर यकीन ही नहीं आया। he hardly believed what he saw। तो यहाँ पर आप क्या कह रहे हो, believed is your main verb और adverb आप उससे क्या यूज कर रहे हो, उससे पहले यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इसको आपने देख लेना। फिर he seldom visits his relatives। अब visits क्या आ रहा है, पहले विजिट से पहले क्या आ रहा है, विजिट से पहले आ रहा है seldom। सो ये आपने देख लेना है कि अगर ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा तो फिर ये मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल होगा। दूसरा सिनेरियो क्या है जी, दूसरा सिनेरियो है कि इट इज यूज्ड विद हेल्पिंग वर्ब। इसको हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल करने से क्या करेंगे हम इसको, तो फिर इट विल बी यूज्ड between
हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। फिर हम इसको क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मिड में इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक एग्जांपल आपके इधर लिख रहा हूं नीचे, he can scarcely imagine the chaos he will face afterwards। कि उसे अभी अंदाज़ा ही नहीं है, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, ना होने के बराबर उसको इस बात का अंदाज़ा है कि उसके साथ इसके बाद आखिर क्या होगा। ये बिल्कुल वही बात है, बड़ी कॉमनली मैं कहता हूँ कि हम ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को ये कह के छोड़ देते कि देखा जाएगा, लेकिन इसके बाद जो होता है वो देखा नहीं जाता। सही है। सो इस उम्मीद पे चीज़ों को मत छोड़ा करें कि देखा जाएगा, क्योंकि बाद में जो होगा वो फिर देखा नहीं जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू कन्वे कि ही कैन स्कार्सली इमेजिन द chaos he will face afterwards। अब यहाँ पर कैन इमेजिन, कैन हेल्पिंग वर्ब है और इमेजिन मेन वर्ब है, और आप देख रहे हो कि जो स्कार्सली है, जो एडवर्ब है, क्वेश्चन नेगेटिव एडवर्ब है, दैट इज यूज्ड बिटवीन दीज टू। सो अब इनके एग्जांपल्स के लिए चलते हैं स्लाइड्स पे, सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज थ्री रूल्स। ले स्टूडेंट्स, वी आर ऑन द स्लाइड्स और देखते हैं कि कैसे इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। फर्स्ट एमसीक्यू हम देखने जा रहे हैं। कास्टली हैड द स्मॉल स्टीमर बेरिंग मुस्तफा कमाल entered the Black Sea when the authorities became suspicious of his intentions। अब यहाँ आप देख सकते हो कि although के it's not an interrogative sentence, but चूँकि quasi negative adverb start में आ गया, तो हम क्या करें, scarcely had the small steamer, scarcely के बाद क्या use करें, inversion use करें through using helping verb। So our right option will be option delta। Next MCQ देखिए, an immense tidal wave must have traveled over the surface of the sun, at last forming a mountain so huge that we can hardly imagine it। We can hardly imagine it होगा, we can imagine hardly it नहीं होगा। So our right option will be option delta। क्यों hardly imagine होगा? Because can और imagine helping verb के साथ इस्तेमाल हो रहा है और mid of the sentence इस्तेमाल हो रहा है। तो helping verb के साथ जब वो mid of the sentence इस्तेमाल होगा तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में हमने क्वेश्चन नेगेटिव एडवर्ब को इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेवर नेवर अगेन शैल आई सेट माई सेल्फ अप फॉर अ डॉक्टर। अब यहाँ भी नेवर नेवर अगेन शैल आई सेट माई सेल्फ आएगा, आई शैल सेट नहीं आएगा। सो आई की पोजिशन जो है दैट इज कॉम्प्रोमाइजिंग, सो आवर राइट ऑप्शन विल बी बीटा। वही बात है, इंट्रोगेटिव नहीं है, बिकॉज कोई क्वेश्चन तो नहीं हम पूछ रहे, लेकिन चूंकि क्वेश्चन नेगेटिव आ गया तो फिर हम इन्वर्जन यूज़ करेंगे, अफर्मेटिव स्टाइल में अपनी जो सेंटेंस है उसको यूज़ नहीं करेंगे। इट वॉज अ फैसिनेटिंग लिटिल टाउन, अ ट्रू वॉइसेस विच सो मच वाटर अवेलेबल दैट दे हार्डली न्यू व्हाट टू डू बाय दैट। दे हार्डली न्यू आएगा, न्यू हार्डली नहीं आएगा। अब मैंने आपको बताया था कि मिड ऑफ द सेंटेंस विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर विदाउट हेल्पिंग वर्ब है, दे हार्डली न्यू, तो हार्डली न्यू हम करेंगे, एंड आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। द स्टॉलिड क्रिएचर scarcely feeling the blow merely moved a step or two forward। अब यहाँ भी देख रहे हैं मिड ऑफ द सेंटेंस आ रहे हैं, बट विदाउट हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं। विदाउट हेल्पिंग वर्ब आएंगे तो वर्ब से पहले इस्तेमाल होंगे, and our right option will be option beta। next MCQ देखिएगा। so I hope कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने
मिड ऑफ द सेंटेंस आए तो कैसे हैंडल करना है, स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आए तो कैसे हैंडल करना है, और मिड ऑफ द सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के साथ आए तो क्या करेंगे, और विदाउट हेल्पिंग वर्ब आएगा तो कैसे हैंडल करेंगे। सो अब हम चलते हैं वापस लाइट बोर्ड पे एंड रीस्टार्ट आवर लेक्चर। Students, once again we are at the light board and we are continuing with our topic adverb. In this part of our lecture we will discuss various and different adverbs that can create error or you use them in an erroneous manner. So at the first place we are talking about the verbs of perception and adverbs. We have already talked about verbs of perception in our lecture regarding verb. Here it's a quick revision for all of you. What are verbs of perception? They are actually look, feel, see, watch, hear, sound, etc. All these verbs that are related to your senses, all these verbs are called verbs of perception. Now all these verbs of perception these verbs are generally qualified by adjectives. Generally इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, adjectives यूज करते हैं. As उसकी वजह भी बता देता हूँ. As they qualify the state of a noun. किसी न किसी नाउन की स्टेट को बेसिकली उसकी हालत को क्वालिफाई कर रही होती है, और किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें बेसिकली एडजेक्टिव ही चाहिए होता है. तो ये उसके स्टेट को चूँकि क्वालिफाई कर रहे होते हैं, इसलिए नॉर्मली हम इनके साथ क्या लगाते हैं, नॉर्मली इनके साथ हम एडजेक्टिव यूज करते हैं. सो नॉर्मली हम इनके साथ क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव यूज करते हैं. बट एडवर्ब भी यूज किए जा सकते हैं. पहले एडजेक्टिव की एग्जांपल्स देख लें कि हम कहते हैं मिस्टर स्टीवर्ट sounded pleased. Now why are we using pleased? Because we are qualifying Mr. Stewart, the condition of Mr. Stewart. How did Mr. Stewart look? He looked pleased. So यहाँ पर तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम एडजेक्टिव ही यूज करेंगे, एडवर्ब यूज नहीं करेंगे. या हम कहते हैं I felt relieved after taking the medicine. Now why are we using relieved? Because it is qualifying my state. How did I feel? उसको basically बता रहा है. तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एडजेक्टिव यूज करेंगे. बट if they qualify a verb, they take adverbs. तो फिर अगर ये किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं तो फिर क्या लगेंगे,
फिर हम इसके साथ एडवर्ब ही इस्तेमाल करेंगे, फिर एडजेक्टिव इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे ये कहना हो He looked curiously at the puzzle box. अब ये उसको नहीं कह रहा, उसके देखने को कह रहा है कि हाउ डिड ही लुक, कि वो किस अंदाज से उसको देख रहा था। तो जब वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा, तो फिर उसके लिए हम क्या यूज़ करें, फिर उसके लिए एडवर्ब ही यूज़ करेंगे, फिर उसके लिए एडजेक्टिव यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ही लुक्ड क्यूरियस नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ही लुक्ड क्यूरियसली ही होगा, because here it is qualifying adverb and not here it is qualifying the verb and not the noun. तो ये इसमें ज़रा आपने देख लेना वर्ब के हवाले से और नाउन के हवाले से कि ये सेम चीज़ जो है वो एडवर्ब के तौर पे भी यूज़ हो जाएगी और इसके बाद एडजेक्टिव भी यूज़ हो जाएगा। सेकेंडली, some adverbs are used as adjectives if they are used with intransitive verbs. Intransitive verbs we have already discussed. Intransitive verbs are the verbs in which the action is not shifted to an object. उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं intransitive verb. Intransitive का मतलब ये है कि एक्शन शिफ्ट नहीं हो रहा, एक्शन मूव नहीं हो रहा, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड intransitive verbs. तो intransitive verbs के साथ अगर ये यूज होंगे तो ये एडजेक्टिव्स के तौर पे यूज़ होंगे, मतलब इनके साथ ly, आप अपने समझने के लिए ये कर सकते हैं कि इनके साथ ly यूज़ नहीं होगा बल्कि ly के बगैर यूज़ होंगे। द मोस्ट कॉमन वंस आर, सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो कौन कौन से हैं, आर लाउड, क्विक, low, high, straight, fast, direct, etc. If these adverbs are used with intransitive verbs, they will always be used without ly, or you can say they will always be used as adjectives, not adverbs. Reason उसकी हम देख लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इसके हम देख लेते हैं, बट बिफोर मूविंग ऑन एक चीज़ देख लें कि तकरीबन सारे वर्ब्स जो हैं वो ट्रांजिटिवली भी यूज़ हो सकते हैं और इंट्रांजिटिवली भी यूज़ हो सकते हैं। ये हम वर्ब के लेक्चर में बहुत डिटेल से इसको डिस्कस कर चुके, बट सर्टेन वर्ब्स some verbs will always be intransitive. कुछ verbs वो हैं जो हमेशा ही क्या होंगे, intransitive होंगे, जिसमें कौन कौन से हैं, come, go, fall, sleep, run, walk,
स्पीक एटसेट्रा। सो ये सारे के सारे वर्ब जो हैं ये क्या होंगे, दे विल ऑलवेज बी यूज्ड एज इंट्रांजिटिव वर्ब्स, बिकॉज इनकी ऑब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकती। और अगर आपको ना समझ में आया ना इंट्रांजिटिव, तो फिर एक और तरीका भी है इसका पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करें, नहीं बनेगा। बस ही गोज टू स्कूल, तो ये तो नहीं हो सकता ना, द स्कूल इज गॉन बाय हिम। ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड, तो ये तो नहीं हो सकता द बेड इज बीइंग स्लेप्ट ऑन हिम। तो इससे आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि ये वर्ब क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये सारे वाले, ये जितने मैंने एडवर्ब्स लिखे, अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होंगे तो हमेशा एडजेक्टिव के तौर पे आएंगे, एडवर्ब के तौर पर नहीं आएंगे। काम एडवर्ब का ही करेंगे, बट दे विल बी यूज्ड एज एडजेक्टिव, फॉर्म उनकी एडजेक्टिव वाली रहेगी। जैसे मैं कहूं डू नॉट रन फास्ट, कभी आपने सुना है डू नॉट रन फास्टली? फास्टली नहीं होता, डू नॉट रन फास्ट। इसी तरह हम कहते हैं ही स्पोक लाउड, लाउडली नहीं होता, ये बड़ी हम गलती करते हैं, ठीक है। डू नॉट गो डायरेक्ट to the do not go direct to the head of the department। अब डायरेक्ट ही करेंगे, डायरेक्टली हम नहीं करेंगे। सो ये सारे जो वर्ब्स हैं ये एडजेक्टिव के तौर पर आप देख रहे हो कि इस्तेमाल हो रहे हैं, एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं जी कुछ एडवर्ब्स। Some adverbs are used as adverbial phrases। कुछ एडवर्ब वो सिंगल एडवर्ब के तौर पर, सिंगल वर्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकते, वो एडवर्बियल फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल होंगे। सम कॉमन वंस आर, कौन से हैं जी? फ्रेंडली, कोवर्डली, मैनली, लोनली, ये सारे एडवर्ब्स जो हैं ये क्या होंगे, ये एडवर्बियल फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल होंगे। ही ट्रीट्स मी फ्रेंडली नहीं होगा। एडवर्बियल फ्रेज इनकी कैसे बनाएंगे, ये बनेगी इन अ फ्रेंडली मैनर, इन अ miserly manner, इस तरह से ये बनेगी। जैसे मैं कहूं he lives miserly, that will be an incorrect sentence। correct sentence क्या होगा? he lives in a miserly manner। अब ये लिव को क्वालिफाई कर रहे हैं। सो ये आपने बहुत ध्यान रखने हैं कि ये जितने भी एडवर्ब्स मैंने आपको लिखवाए, दे विल बी यूज्ड एज एडवर्बियल फ्रेजेस,
not as standalone adverbs. Lastly, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान से देख लीजिएगा. Adverbs showing past time will always take past indefinite. वो सारे के सारे एडवर्ब्स जो पास्ट टाइम को शो करते हैं उनके साथ पास्ट इंडेफिनिट लगेगा. ये हम उसमें भी कर चुके अपने वर्ब में, जब हम टेंसेस कर रहे थे तो वहाँ भी हमने देखा कि इफ़ देयर इज़ अ रेफरेंस ऑफ पास्ट वी विल ऑलवेज यूज पास्ट टेंस. एग्जाम्पल देख देता हूँ आपको. yesterday, last year, etc. तो जब इस तरह का कोई वर्ड आ जाएगा, जैसे हमने एग्जांपल भी की थी वर्ब में कि I have received your letter yesterday, it is incorrect. I received your letter yesterday because once you have mentioned yesterday, then it cannot be a tense of present. फिर ये पास्ट टेंस में जाएगा, प्रेजेंट टेंस में नहीं जाएगा. सो आए अब इन सब रूल्स की एग्जांपल्स के लिए लेट्स गो टू द स्लाइड्स एंड प्रैक्टिस आवर एमसीक्यूज. Ladies students, once again we are working with slides so that we know the practical implementation of the rules. Verbs of perception देख रहे हैं सबसे पहले. As I have already told you कि अगर ये किसी नाउन या प्रोनाउन की स्टेट को क्वालिफाई करेंगे तो एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होंगे, लॉजिकली भी उन्हें होना चाहिए. और अगर किसी वर्ब को क्वालिफाई करेंगे तो फिर ऑब्वियसली ly के साथ एडवर्ब के तौर पे ही यूज़ होंगे. सो देखते हैं पहला एमसीक्यू. मिस्टर स्टीवर्ट साउंडेड प्लीज्ड. अब यहाँ पे प्लीजिंगली नहीं होगा बिकॉज इट इज़ टेलिंग अस द कंडीशन ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट. तो वो तो खुश लग रहा था, उसकी अपनी हालत के बारे में बताया जा रहा है, तो क्वालिफाई मिस्टर स्टीवर्ट को किया जा रहा है. So here it will be used as an adjective. So our right option will be option beta. Second MCQ देखें. He seemed to labor to understand what had happened. He seemed not to feel surely he knew नहीं होगा. He seemed not to feel sure because seemed उसकी अपनी कंडीशन को ही को एक्सप्रेस कर रहा है कि वो कैसा फील कर रहा था, वो कैसा महसूस कर रहा था. ठीक है, तो उसकी अपनी कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम एडवर्ब यूज़ नहीं करेंगे, एडजेक्टिव यूज़ करेंगे. सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डेल्टा. नेक्स्ट देखते हैं. शी लुक्ड एम्बैरेस्ड एट द चाइल्ड हु हैड जस्ट स्लैप्ड द सन ऑफ हर होस्ट. अब यहाँ देखिएगा, लुक्ड एम्बैरेस्ड नहीं होगा यहाँ पे बिकॉज वो अपने बच्चे को देख रही है. किस अंदाज में देख रही है? एम्बैरेसिंगली देख रही है. एम्बैरेसिंगली होगा शर्मिंदगी से देखना, बिकॉज हियर वी आर नॉट क्वालिफाइंग शी, वी आर क्वालिफाइंग दैट हाउ डिड शी लुक एट हर सन. उसने अपने उस बच्चे की तरफ जो है वो कैसे देखा, वो हमें वो नज़र, वो देखना उसका क्वालिफाई करना है. तो बेसिकली यहाँ पे चूँकि वर्ब क्वालिफाई हो रहा है इसलिए यहाँ पर हम एडवर्ब यूज़ करेंगे और एम्बैरेस नहीं होगा बल्कि क्या होगा, एम्बैरेसिंगली होगा. एंड आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा. नेक्स्ट देखिएगा. वेट अंटिल माय टोमेटोज आर राइप, यू विल नेवर टेस्ट स्वीटली टोमेटोज इन योर लाइफ. अब स्वीटली टोमेटोज नहीं होगा, क्या होगा, स्वीटर टोमेटोज, बिकॉज टोमेटोज को क्वालिफाई किया जा रहा है, या स्वीट भी कह सकते हैं. टोमेटोज को क्वालिफाई किया जा रहा है. इट इज़ नॉट अबाउट द टेस्टिंग, टेस्ट करने को क्वालिफाई नहीं किया जा रहा, वर्ब को क्वालिफाई नहीं किया जा रहा, टोमेटोज को क्वालिफाई किया जा रहा. सो हम एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, यहाँ हम एडवर्ब यूज़ नहीं करेंगे. नेक्स्ट देखिएगा कि कैसे हमने कुछ सर्टन एडवर्ब्स को जब इंट्रांसिटिव वर्ब्स के साथ यूज़ करने,
तो एडजेक्टिव के तौर पे यूज करना है। देखिएगा पहला एमसीक्यू, इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू स्पीक आउट लाउडली नहीं होगा। नाउ इट इज अ वेरी कॉमन एरर, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ही स्पोक वेरी लाउडली टू मी, ही स्पोक वेरी लाउड टू मी, बिकॉज स्पीक इज एन इंट्रांसिटिव वर्ब। इसको हम एडवर्ब नहीं लगाएंगे, इसके साथ क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे। आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा। अच्छा, ये अगला एमसीक्यू जो हम करने जा रहे हैं ये तो मैसिवली आप गलत करते हैं। एंड वन डे द चेयरमैन ऑफ गवर्नर्स सर जॉन रिवर्स विजिटेड ब्रुकफील्ड, इग्नोर्ड रॉल्सन एंड वेंट डायरेक्ट टू चिप्स। अब यहाँ मैसिवली हम क्या करेंगे, वेंट डायरेक्टली टू चिप्स, बट वी नो कि गो, वेंट, गॉन एक ही बेसिकली वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो गो इज एक्चुअली एन इंट्रांसिटिव वर्ब, हमने भी किया भी, ठीक है। द स्कूल इज गॉन बाय हिम, जो मैंने कहा कि ये तो नहीं हो सकता ना, तो गो जो है इट इज एन इंट्रांसिटिव वर्ब, तो इसके साथ हम डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डेल्टा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, I hastened straightly for the first of these नहीं होगा, I hastened straight for the first of these, क्योंकि hastened क्या है, run, hastened intransitive verb है, तो intransitive verb के साथ ly वाला adverb use नहीं होगा। I hastened straight for the first of these and our MCQ correct option will be option beta. Mr. Montgomery, he said unkindly loudly, अब हम अक्सर लाउडली इसके साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सेड के साथ अनकाइंडली लाउड, बिकॉज हेयर इट इज यूज्ड एज एन इंट्रांसिटिव वर्ब। तो इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ बार बार कह रहा हूँ एलवाई नहीं यूज करना, बल्कि एडजेक्टिव यूज करना है, नॉट द एडवर्ब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने कहा था कि कुछ एडवर्ब्स वो हैं जो एडवर्बियल फ्रेज के फॉर्म में इस्तेमाल होंगे, अदरवाइज सिंगल वर्ड एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं होंगे। फ्रेंडली, कोवर्डली, ये सारे हमने किए थे। फर्स्ट एमसीक्यू देखें, उसमें ही इज वेरी एफिलेंट बट ही लिव्स माइजरली, नो, ही लिव्स इन अ माइजरली मैनर, सो द राइट ऑप्शन फॉर अस विल बी ऑप्शन डेल्टा। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं, शी ट्रीट्स मी फ्रेंडली, नो, शी ट्रीट्स मी इन अ फ्रेंडली मैनर, सो आवर राइट ऑप्शन विल बी option beta. And then he faced the calamity manly, no, he faced the calamity in a manly manner. यहाँ एक चीज़ और बता दूँ, मैनफुली यूज़ किया जा सकता है, मैनली और मैनफुली ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मैनफुली स्टैंड अलोन एडवर्ब के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, मतलब अगर इसको मैं यहाँ कहता कि फेस द कैलेमिटी मैनफुली, तो इट वुड हैव बीन ऑल राइट, बिल्कुल ठीक होता। लेकिन अगर मैनली कहना है तो फिर इन अ मैनली मैनर कहेंगे। फिर हमने किया था जी कि कुछ एडवर्ब्स वो हैं पास्ट के जैसे ही हम फॉर्म यूज़ करेंगे तो फिर हम पास्ट इनडेफिनेट यूज़ करेंगे, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कभी भी यूज़ नहीं होगा। जो ही कोई ऐसा एडवर्ब आ जाएगा जो पास्ट टेंस को शो कर रहा है तो फिर उसके साथ पास्ट इनडेफिनेट यूज़ होगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जल्दी से। 9.5 million people died in a single famine that swept across North China in the last century. अब यहाँ आप देख रहे हो have perished नहीं होगा, क्या होगा, perished, because we are talking about the last century, तो have perished नहीं यूज करेंगे। 40 years ago a doctor has told him नहीं होगा, 40 years ago पास की बात होगी, तो क्या होगा, 40 years ago a doctor had told him the same thing। had told यूज कर सकते हैं, told भी यूज कर सकते हैं, बट have told या has told हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। प्रीवियसली सर्जन हैज इन्फेक्टेड यूज नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ भी हम क्या यूज करेंगे, हैड इन्फेक्टेड यूज करेंगे। सो जैसे पहले वाले प्रीवियस एमसीक्यू में हमारी करेक्ट ऑप्शन आ रही थी ऑप्शन चार्ली, इसी तरह इस एमसीक्यू में भी हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, दैट इज चार्ली। सो नाउ वी गो टू द लाइट बोर्ड अगेन and complete our remaining lecture. Ladies students, once again we are at the light board and now we are discussing specific adverbs, but before moving on to that topic, let me make one thing very clear. We all know that adverb can not only qualify verb
but it can also qualify noun or adjective. So उसके लिए इसकी placement क्या होगी, ये important question है. If an adverb qualifies a noun or an adjective, it is generally placed before the noun or adjective. अगर ये किसी noun को या adjective को qualify कर रहा हो तो ये noun या adjective से पहले use किया जाता है. For example, अगर मुझे ये कहना हो, आपकी बुक की लाइन है, the offer is completely genuine. Here completely is an adverb, but it is qualifying not a verb, it is qualifying an adjective. तो जब adjective के लिए आप qualify इसको कह रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि it is being used before adjective. ये उसके बाद जो है वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे. या हम कहते हैं he was immensely terrified to see the dead body. अब terrified को वो शो कर रहा है ना, तो immensely is used before terrified. So ये ज़रा देख लीजिएगा कि अगर verb को qualify करेगा तो उसकी तो placements हमने देख ली different, but if it is qualifying an adjective or a noun तो it is generally placed before them, उसके बाद हम इसको use नहीं करते. फिर एक बड़ा ही common हमारा adverb है, that is enough. Now enough, like all other adverbs, it can qualify verb or noun and adjective as well. So इसकी placement जो है वो थोड़ी फर्क होगी. If it qualifies a noun, it can be used either before or after the noun. तो दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, पहले भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बाद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. But importantly, if it qualifies an adjective or verb, it is used after the word it qualifies. जिस भी वर्ड को क्वालिफाई करेगा ना, चाहे वो एडजेक्टिव है चाहे वो वर्ब है,
उसके बाद इस्तेमाल होगा, उससे पहले हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। मसलन अगर मुझे ये कहना हो कि आई हैव एनफ strength to go to the top, कि मेरे अंदर इतनी अभी तवानाई मौजूद है कि मैं पहाड़ी चोटी तक पहुंच सकता हूं, तो एनफ स्ट्रेंथ भी ओके है। और अगर इसी को मैं कर दूंगा कि आई हैव गॉट स्ट्रेंथ एनफ, तो तब भी क्या होगा, तब भी ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव और वर्ब, तो फिर एनफ क्या लगेगा, फिर उसके बाद ही लगेगा, फिर उससे पहले नहीं लगेगा। मसलन इट वाज cold enough to force me to my bed, कि मौसम इतना सर्द था कि उसने मुझे बिस्तर में घुसने पे मजबूर कर दिया। तो कोल्ड एनफ, अब एनफ कोल्ड नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी कोल्ड एनफ। इसी तरह आपके टेक्स्ट की एक लाइन है, शी बेंट डाउन enough to permit him to stoop and pick up her pocketbook. तो बेंट डाउन एनफ, बेंट डाउन के बाद इस्तेमाल हो रहा है, उससे पहले इस्तेमाल नहीं हो रहा। सो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कि एनफ अगर नाउन को क्वालिफाई करे तो कोई मसला नहीं है, पहले भी लग सकता है, बाद में भी लग सकता है। लेकिन जो वर्ब है और एडजेक्टिव है, इसके लिए हमेशा इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपने पढ़ रखा है टू मच और मच टू, ये हम पहले भी देख चुके हैं जब हम एडजेक्टिव्स कर रहे थे, लेकिन चूंकि एडजेक्टिव्स और एडवर्ब लिंक्ड हैं तो इसलिए इसको यहाँ रिपीट कर रहा हूँ एक रिफ्रेशर के तौर पे कि too much is used for noun और verb। ये इनको क्वालिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, too much। जैसे मैं कहता हूँ too much pride is devastating, कि बहुत ज़्यादा गुरूर जो है वो क्या होता है, आपके लिए बहुत तबाहकुन साबित होता है। तो too much pride, प्राइड को हम क्वालिफाई कर रहे हैं तो टू मच यूज कर रहे हैं। इसी तरह वर्ब के लिए मैंने आपको एग्जांपल याद कराए थे, आपको याद हो कि आप हमेशा क्या कहते हैं, आई लव यू टू मच। आप कभी भी मच टू इस्तेमाल नहीं करते। जबकि दूसरी तरफ मच टू इज यूज्ड फॉर qualifying adjectives। जैसे हम कहते हैं he was much too upset at his loss, कि वो अपने नुकसान पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। तो ये too much और much too को भी कंपैरिजन में देख लीजिएगा।
इसके बाद फिर यहाँ आते हैं और एक और देखते हैं, दैट इज ago and before. ago दोनों ही ये पास्ट के लिए एडवर्ब्स यूज होते हैं, बट ago इज यूज फॉर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, कि जहां आपको क्लियरली पता हो कि मेरा वक्त कितना है, वहां पर आप क्या यूज करेंगे, ago. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा British came here British came here 300 years ago. तो यहाँ पर मैं ago यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं before यूज नहीं कर रहा, जबकि before जो है ये यूज होता है indefinite पीरियड ऑफ टाइम. मसलन आपको कहा जाता है बिफोर ही केम हियर ही वॉज अ सक्सेसफुल सर्जन इन इस्लामाबाद. ठीक है, अब बिफोर यहाँ पर क्या है, अनलिमिटेड टाइम है, हमें नहीं पता कि कितनी देर पहले जो है वो यहाँ आया या कितनी देर पहले वो इस्लामाबाद में एक सक्सेसफुल सर्जन था. तो बिफोर अनलिमिटेड टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं, जबकि अगो जो है ये होता है लिमिटेड टाइम के लिए. फिर अगो का एक और कंपैरिजन भी बनता है, वो भी देख लें, इधर लिख रहा हूँ, वो बनता है सिंस के साथ. ago it will refer to past time, जबकि since जो है it means past to present. ये स्पैन को शो करेगा. जैसे हम कहते हैं he has been practicing as lawyer for the last 4 years, और इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि he has been practicing as lawyer since 1990. अब 1990 से लेके पास से लेकर अब तक की जो उसकी प्रैक्टिस है उसके लिए हम क्या यूज़ करें, since यूज़ करें. और अदरवाइज हम उसके लिए क्या यूज़ करें, अगर हम सिर्फ पास्ट टाइम की बात करें तो हम कहेंगे he became the chief justice in 1990. उस वक्त वो बना, उस वक्त से लेकर आज तक की हम बात यहाँ पर नहीं करें. सो अब इन रूल्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये देखने के लिए आए चलते हैं स्लाइड्स पे. ले स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्लाइड्स पे हम देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट करना है MCQs के थ्रू अपने सारे रूल्स को. There was indeed too much dust. अब much too dust नहीं हो सकता because we have already read and learned that too much is used for nouns और verb. Adjective के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, much to यूज़ करते हैं. ठीक है, सो पहले MCQ में हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, that is option डेल्टा. नेक्स्ट MCQ देखते हैं हम. Very interesting, Mr. Chipping, but once again that proves my point. You live much too in the past नहीं होगा because you are qualifying live the verb. तो क्या होगा, you live too much in the past and not enough in the present and future. So our right option will be option alpha. Next MCQ पे चलते हैं. I can walk home, don't be silly, it's much too far. ठीक है, अब यहाँ पे much too आएगा क्योंकि far is an adjective, तो adjective को क्वालिफाई करने के लिए हम much too यूज़ करेंगे, too much यूज़ नहीं करेंगे. Then we talked about since और
अगो मैंने आपको बताया कि अगो जो है वो वन टाइम इवेंट के लिए, जबकि सिंस जो है एक कंटिन्यूटी के लिए जो है वो शो होता है। तो देखते हैं एमसीक्यूज। चिप्स फेल्ट स्टर्ड इमोशनली एज ही हैड नॉट बीन सिंस द वॉर। अब सिंस द वॉर है, अगो द वॉर नहीं हो सकता, बिफोर द वॉर नहीं हो सकता, सिंस द वॉर है, बिकॉज कंटिन्यूटी शो हो रही है वॉर से लेकर अब तक। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। Chips thought when the news came in that 100 years ago boys of this school were fighting against the France. अब यहाँ भी देखें 100 years ago है, 100 years ago, not before, not since, because that is a specific time. अच्छा, अब हमने किया था कि बिफोर और अगो का भी हमने कंपैरिजन किया था। बिफोर मैंने आपको बताया था कि बिफोर होता है ऐसे टाइम के लिए जिसमें इनडेफिनिट टाइम हो, स्पेसिफाइड ना हो, और अगो हम यूज़ करते हैं कि इसके लिए ऐसे टाइम के लिए जो कि डिफाइंड टाइम हो। तो उसमें हम देखते हैं अपना दूसरा एमसीक्यू। Chips thought when the news came 100 years ago the boys from this school were fighting against the France. अब एग्जैक्ट टाइम डेफिनेट टाइम है 100 years ago, तो हम क्या यूज़ करें, अगो यूज़ करें, बिफोर यूज़ नहीं करें, एंड आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। अगले एमसीक्यू में देखिए, she stared at it for a long time before taking the key from its envelope. अब फॉर अ लॉन्ग टाइम ये अनडिफाइंड पीरियड है, डिफाइंड पीरियड नहीं है। तो डिफाइंड पीरियड जब नहीं है तो हम क्या यूज़ करें, हम इसके लिए बिफोर यूज़ करें, एंड आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। लेकिन जी अब हम चलते हैं वापस अपने लाइट बोर्ड पे और जाके देखते हैं कि बाकी अभी हमने इसमें और क्या डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस सम मोर स्पेसिफिक एडवर्ब्स जो कि अमूमन आपको कंफ्यूज करते हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज लेट एंड लेटली। नाउ यू थिंक दैट दे आर द सेम थिंग, बट इनका मीनिंग जो है वो फ़र्क है। लेट यू ऑल नो इट इज़ एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स डिलेड, और लेटली का मतलब डिफरेंट है। लेटली का मतलब होता है समथिंग दैट इज हैपनिंग इन द नियर पास्ट। एग्जाम्पल्स भी इसके आपको साथ साथ देख लें। Lately, he has been working in a shipping firm. कि अभी माजी करीब में जो है वो कहाँ जॉब कर रहा था, वो एक शिपिंग फर्म में जॉब कर रहा था। Then same is the case with most and mostly. Most adjective of quantity है, जैसे हम कहते हैं most of the boys are not present today, तो ये इनकी quantity indefinite adjective है, adjective quantity के हवाले से। Then mostly that is an adverb of frequency. He comes here mostly, या he is mostly out of touch, तो ज़्यादातर क्या है, उसकी फॉर्म अच्छी नहीं है, ज़्यादातर वो स्कोर नहीं कर सकता। या मोस्टली ही गेट्स आउट आफ्टर स्कोरिंग अ 50, कि अक्सर जो है वो क्या करता है, 50 रन करने के बाद आउट हो जाता है। देन होल एंड होली, दैट इज अगेन टू डिफरेंट थिंग्स। होल सिग्निफाइज अ क्वांटिटी, ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके, और होली दैट इज एन एडजेक्टिव ऑफ डिग्री। मसलन he is wholly responsible for this loss. He is wholly responsible for this loss, कि मुकम्मल तौर पर वही जिम्मेदार है, तो that is an adjective of डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, सॉरी। देन ये तीन चीज़ें आपको बहुत कंफ्यूज करती हैं, सम टाइम, सम टाइम्स एंड सम टाइम अलग से लिखा हुआ।
तो सम टाइम ये इनडेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम ना दिया हो। जैसे आप कहें लेट्स मीट sometime soon, कि बहुत जल्द, ऐसा करते हैं कि बहुत जल्द मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर कब मिलना है ये टाइम स्पेसिफाई नहीं है, जबकि समटाइम्स इट इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेपिटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। समटाइम्स he behaves quite awkwardly, कि अक्सर वो क्या करता है या बाज़ औक़ात तो उसका रवैया बहुत ही अजीबोगरीब हो जाता है। इट शोज द रेपिटेशन ऑफ हिज एटीट्यूड। और सम टाइम, ये दो अलग चीज़ें हैं। सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और टाइम नाउन है। जैसे मैं कहूँ आई नीड सम टाइम to complete this job, कि इस काम को मुकम्मल करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। देन फिर ये दो चीज़ें आती हैं और ये बड़ी ट्रिकी हो जाती हैं समटाइम। लोली और गुडली, समटाइम्स यू फील कि ये एडवर्ब्स हैं, बट दे आर नॉट एडवर्ब्स, दे आर ऑल्सो एडजेक्टिव्स। लो तो एडवर्ब ऑफ एडजेक्टिव ऑफ पोजिशन है, और लोली दैट इज एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन। इसका मतलब होता है हम्बल, मॉडेस्ट। आपने पढ़ रखा है इसको लुई पास्चर वाले, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाले चैप्टर में। वो कहते हैं कि नेचर हैज बीन मेकिंग penicillin in the form of a lowly vegetable। तो लोली मीन्स मॉडेस्ट, हम्बल, एक दरमियानी औसत दर्जे की सब्जी, एवरेज ऑर्डिनरी सब्जी के तौर पर। Same is the case with goodly. You feel that it is an adverb, but it is not. It is an adjective of quantity. इसका मतलब होता है sufficient amount। और आप इसमें पढ़ चुके हो, there are always a goodly number of students whose heads are turned and whose judgment is perverted। लंबी लाइन आगे, हमें उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है सारे की। हमें देखने there are always a goodly number of students means there is always a sufficient amount of student that suffer that particular problem। So goodly ly से आपने ये नहीं समझ लेना कि ये adverb है, ये क्या है, ये दोनों ही adjectives हैं, goodly भी और lowly भी। अब इनके MCQs करने के लिए let's go to the slides और देखते हैं कि practically इनको हमने कैसे implement करना है। Ladies students, once again we are practicing our MCQs through slides। So पहला MCQ देखते हैं, जो अभी हमने कुछ specific adverbs पढ़े। तो पहला MCQ इसमें देखते हैं, the authorities of Istanbul became suspicious of his intentions and issued orders for the ship to be intercepted, but it was too lately नहीं होगा, but it was too late because अब हमने क्या करना है, delayed की सेंस में उसको इस्तेमाल करना है। तो lately नहीं करेंगे, क्या करेंगे, late करेंगे, and our right option will be option alpha। Next देखें, he tested people on the mostly unexpected occasions नहीं होगा, ठीक है, he tested people on the most unexpected occasions होगा, because occasions को qualify करना है, ठीक है, टेस्टिंग को क्वालिफाई नहीं करना, occasions को करना है। तो नाउन है चूंकि, तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या करेंगे, एडवर्ब यूज नहीं करेंगे बल्कि एडजेक्टिव यूज करेंगे। और दूसरी तरफ आप देखें नेक्स्ट MCQ, मोस्टली हाउएवर
इट टर्न्ड आउट मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोफेशनल मैन। ब्रुकफील्ड की बात हो रही है। तो मोस्टली ये टर्निंग आउट को बेसिकली प्रोडक्शन, व्हाट टाइप ऑफ मैन डिड इट प्रोड्यूस, उसको क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो टर्न आउट चूंकि वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए मोस्ट यूज नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज करेंगे, मोस्टली यूज करेंगे। एंड आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा। एंड देन गुड और गुडली को भी एक नजर देखते हैं। इट ऑल सीम्ड टू गुड टू बी ट्रू, ऑप्शन डेल्टा। क्यों? बिकॉज हम इट को क्वालिफाई कर रहे हैं कि ये सब कुछ बड़ा ही अच्छा लगता था। गुडली ओपिनियन हमने देनी है, इसलिए गुडली इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, लो और लोली के हवाले से। द कम्यून्स डील विद द पेजेंट्स हैविंग वेजेस दैट आर टू लोली। अब ओपिनियन की बात नहीं करनी, पोजीशन की बात करें, अमाउंट की हम बात करें, तो वह क्या होगा, दैट इज लो, दैट इज नॉट लोली। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट देखिएगा, नेचर in the form of a lowly vegetable has been making penicillin for thousands of years। अब lowly vegetable, ये low vegetable नहीं है कि position नहीं है कि नीचे उगी हुई है, lowly vegetable humble modest के sense में हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। and our option is option Charlie। whole और holy को भी देख लेते हैं। Fleming like Pasteur has opened a whole new world of science। ठीक है, अब यहाँ पर कंप्लीशन के सेंस में, कंप्लीट के सेंस में हम बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड ऑफ साइंस इस तरह से भी आप देख सकते हो कि वर्ल्ड ऑफ साइंस को क्वालिफाई कर रहा है ना, तो वर्ल्ड ऑफ साइंस तो नाउन है, तो उसके लिए तो एडजेक्टिव रिक्वायर्ड है, एडवर्ब रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, द ऑथर विशेस द रीडर टू हैव अ लाफ एट हिज एक्सपेंस बट ही वाज नॉट होली रॉन्ग। होली रॉन्ग, अब उसकी रॉन्ग होने को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो अब यहाँ पे होल रॉन्ग नहीं कहेंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे, होली रॉन्ग। बट ही वाज नॉट होली रॉन्ग इन कंक्लूडिंग दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल डिजीजेस। तो यहाँ पर होली रॉन्ग कहेंगे, यहाँ पर होल रॉन्ग नहीं कहेंगे। एंड लास्टली हम देखते हैं समटाइम और समटाइम्स का डिफरेंस क्या है। We really should meet sometime soon to discuss the detail। अब ये indefinite point है, जैसे अभी हम लाइट बोर्ड पे भी कह रहे थे, indefinite time की हम बात करें, कोई ख़ास वक्त नहीं दे रहे, तो यहाँ पर sometimes नहीं इस्तेमाल होगा, क्या होगा, sometime इस्तेमाल होगा। and our right option will be option Charlie। Second MCQ देखें, he sometimes took it out and looked at it only when no one could see him do it। अब यहाँ भी देखें, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही कि वो अक्सर औकात इसे निकालता था, तो समटाइम्स अब यहाँ पे डिस्कस होगा, सम टाइम नहीं होगा, बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन एंड आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डेल्टा। नहीं स्टूडेंट्स, आई डू होप कि आपको इन एमसीक्यूज के बाद इन छोटे छोटे वर्ड्स का डिफरेंस जो है वो बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अब हम चलते हैं वापस लेक्चर की तरफ।